सीमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास बुलेटिन। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोलकाता होटल में भीषण आग, 9 लोगों की मौत, 60 लोगों का रेस्क्यू, फायर सेफ्टी पर उठे सवाल। योगी ने जापानी कंपनियों को दिया बड़ा न्योता, यूपी में निवेश के लिए उद्योगपतियों से सीधी बातचीत। झारखंड में 45 भर्ती परीक्षाओं पर बड़ा एक्शन, 39 परीक्षाएं रद्द, 6 परीक्षाएं हुई स्थगित। आजम खान पर ईडी का शिकंजा, 10 ठिकाने पर छापेमारी, जौहर यूनिवर्सिटी केस में जांच तेज। डॉगी मास्क पहनकर अनोखा विरोध, खंडवा में श्वान नसबंदी अभियान पर उठे सवाल। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट इलाके में एक होटल में देर रात भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल बताया जा रहा है। मृतकों के बांग्लादेशी नागरिक होने की जानकारी भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग रात करीब 2 बजे के बाद होटल की G4 इमारत पर लगी। देखते ही देखते धुआं और आग पूरे परिसर में फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और राहत एवं बचाव अभियान भी शुरू कर दिया। रेस्क्यू किए गए 9 लोगों को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं करीब 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि अन्य 6 लोग घायल होने की खबर आई है। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। शुरुआती जानकारी में एसी विस्फोट को संभावित कारण बताया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। होटल में पर्याप्त फायर सेफ्टी इंतजाम होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और दमकल विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये बहुत ही निंदा का विषय है, दुखद हादसा है। जान माल की सुरक्षा करना आम लोगों के साथ साथ सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है और हम लोग बहुत बखूबी निभा भी रहे हैं। पिछली सरकार ने इस इलाके के 3 थाना के अंदर, पार्क स्ट्रीट, न्यू मार्केट, तालतला थाना के अंदर में कम से कम 500 से ऊपर गेस्ट हाउस है, जहां 2-3 रूम कमरे की फ्लैट बिकी। लोगों ने उसको खरीदा, गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। पुलिस की अनुमति की व्यवस्था नहीं है, KMC की सर्टिफिकेट की व्यवस्था नहीं है, फायर की समुचित व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिक की समुचित व्यवस्था नहीं है, आने जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है। प्रशासन आता है, देखभाल करता है, निश्चित तौर पे प्रयास करता है कि कैसे इसको रोका जाए, लेकिन जिस ढंग से ये हादसे हुए हैं, बंगाल की सरकार पूर्ण रूप से उन मृतक परिवार के साथ खड़ा है। उनके प्रति हमारी संवेदना के साथ साथ हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये पिछली सरकार की विडंबना और पिछली सरकार के गलतियों के कारण है। ये पूरी की पूरी इसकी छानबीन में जब जाएंगे, जितनी गेस्ट हाउस है, 3 महीना में हमारी सरकार है, कोई तो नई गेस्ट हाउस नहीं बनी है। हम सारी गेस्ट हाउस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी उद्योगपतियों के साथ एक अहम बातचीत शुरू की है। दिल्ली में आयोजित इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश का न्योता दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जापानी निवेशकों को परियोजनाएं जमीन पर उतारने में हर संभव सहयोग देगी। जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा जापानी कारोबारी और सीईओ भारत पहुंचे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल विकास और पर्यटन में भी रुचि दिखाई। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के तहत 21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य निवेश बैठक होगी, जहां G2B और B2B सेशन आयोजित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य भारत जापान साझेदारी को बड़े निवेश और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसरों में बदलना है। जापान की यात्रा के दौरान हमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनके MOU भी वहां पर संपन्न हुए थे। यह उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में जापानी बिजनेस के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। कल हम दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट के माध्यम से इस पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ईडा में
लगभग 500 एकड़ की जापान सिटी विकसित की जा रही है, जिसकी परिकल्पना जापानी कंपनियों और प्रोफेशनल्स के लिए एक डेडिकेटेड इकोसिस्टम के रूप में की गई है। जापान की पहचान प्रिसीजन, क्वालिटी और काइजेन, और उत्तर प्रदेश की पहचान स्किल और स्पीड है। जापान के पास टेक्नोलॉजिकल पावर है और उत्तर प्रदेश के पास 56% से अधिक कार्यशील युवा वर्ग का स्किल यूथ पावर। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अनियमितताओं और जांच में सामने आए तथ्यों के बाद कुल 45 परीक्षाओं पर एक्शन हुआ है। इनमें 39 परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, जबकि 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। रद्द की गई परीक्षाओं में सीजीएल, संयुक्त सिविल सेवा, सिविल जज, फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर, फॉरेंसिक रेंज ऑफिसर और जेट 2024 समेत कई भर्तियां शामिल हैं। खास बात यह है कि यह सूची में हाल ही की परीक्षाओं के साथ 2010 से 2024 तक की कई पुरानी परीक्षाएं भी शामिल हैं। वहीं फूड एनालिटिक्स, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, बॉयलर इंस्पेक्टर और डायरेक्टर की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है। सरकार ने जेपीएससी, जेएसएससी में अनियमितताओं की जांच और मामलों की तेज सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध करने का फैसला भी लिया है। साथ ही दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रतिकोष और परीक्षा सुधार के लिए एक कमेटी बनाने की बात भी कही है। कमेटी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अब इस फैसले के बाद उन हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी नजर है जो इन परीक्षाओं और भर्तियों से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कुल 10 ठिकानों पर सुबह से तलाशी अभियान चलाया गया है। कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले की जांच की जा रही है। ईडी के मुताबिक जांच सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े फंड को कथित तौर पर दूसरी जगह से लगाने के बाद में ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी से जुड़े कामों में इस्तेमाल किए जाने के आरोपों पर केंद्रित है। जांच एजेंसियां वित्तीय रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल सबूत खंगाल रही है। जांच में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रस्ट के बीच पैसों के लेन देन की जानकारी भी सामने आने की बात कही गई है। ईडी की तलाशी का मकसद कथित अपराध से हुई कमाई और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन का पता लगाना है। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े एक अन्य मामले में 38 इमारतों को गिराने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कानूनी विवाद चल रहा है। अब ईडी की इस कार्रवाई के बाद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में जांच और भी तेज होने की संभावना है। दिल्ली में जल बोर्ड के एसटीपी अपग्रेडेशन टेंडर मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने कथित भ्रष्टाचार और औपचारिक साजिश के मामले में सत्येंद्र जैन समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को मंगलवार देर रात मेडिकल जांच के लिए अरुणा आसफ अली अस्पताल ले जाया गया। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन से जुड़े टेंडर में कथित तौर पर अनियमितताएं की गई है। जैन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि आप सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुआ और अब एजेंसियों की कार्यवाही से इसके परते खुल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को राजनीतिक कार्यवाही बताया है। आप सांसद संजय सिंह और पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन पंजाब चुनाव में पार्टी के 6 प्रभारी हैं और चुनाव से पहले उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सत्येंद्र जैन समेत गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों से पूछताछ के जरिए
टेंडर प्रक्रिया और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य नेटवर्क की पूरी जांच की जा रही है। दिल्ली में पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की दुकान चला रखी थी, चाहे वो स्कूल्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम्स का स्कैम हो, लिकर स्कैम हो, ऐसे पता नहीं कितने स्कैम्स इन लोगों ने कर रखे थे। और अगर हम ये देखें तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत चालाकी से काम करा है। 10 साल के अंदर जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे, तब उन्होंने एक भी मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभाला। उनका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल क्लियर है कि वो मंत्रियों द्वारा करप्शन कराते थे और उसके बाद जैसे ही मंत्री एक्सपोज हो तो वो ठीकरा पूरा का पूरा मंत्री के ऊपर फोड़ देते हैं। ये उन्होंने 10 साल तक दिल्ली के अंदर करा है। अभी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का स्कैम सामने आया है दिल्ली जल बोर्ड का, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्कैम है, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है माँ यमुना की क्लीनिंग के लिए। जब तक दिल्ली में अच्छी तरीके से और अच्छे नंबर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बनेंगे, तब तक माँ यमुना की सफाई नहीं हो सकती। और अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि यमुना से वोट तो आएंगे नहीं, तो क्यों ना माँ यमुना से नोट बना लें, और इसी कारण से उन्होंने इस तरीके का करप्शन कराया। जैसे ही अरविंद केजरीवाल की करप्शन की दुकान दिल्ली में खत्म हुई, तो उन्होंने वही करप्शन के बड़े बड़े मॉल पंजाब में खोल दिए। सत्येंद्र जैन पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कलेक्शन एजेंट का काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर। वो बिल्डर से, रियल एस्टेट से खुल के उगाही कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एक बात बताइए, फिर उनको किस कारण से पंजाब में, चंडीगढ़ में मंत्रियों से भी ज़्यादा लग्जूरियस कोठी दी गई है? वो बंगला नंबर 926 में, सेक्टर 39 में कैसे रह रहे हैं? क्यों उनको इतनी बड़ी कोठी दी गई है, जबकि ही इज जस्ट एन एक्स MLA फ्रॉम दिल्ली? अरविंद केजरीवाल जी की एक मूवी है, उस मूवी का नाम है भ्रष्टाचार की किताब, दिल्ली टू पंजाब। तमिलनाडु की विजय सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए मैटरनिटी लीव को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला कर्मचारी को 365 दिन यानी पूरे 1 साल की मैटरनिटी लीव मिलेगी। इससे पहले तीसरे बच्चे पर सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था। तमिलनाडु के मंत्री डॉक्टर शरद कुमार ने विधानसभा में भाइयों मांगों पर चर्चा के दौरान इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अब तक पहले बच्चे और 2 बच्चे के लिए 365 दिन की छुट्टी मिलती थी, जबकि तीसरे बच्चे पर यह सुविधा नहीं थी। सरकार ने अब इस अतर को खत्म करने का फैसला लिया है। जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक शासन जारी किया जाएगा। सरकार के मुताबिक यह फैसला सामाजिक कल्याण और महिला कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य में मैटरनिटी लीव की अवधि को पहले भी कई चरणों में बढ़ाया गया है और जुलाई 2021 से पहले 2 बच्चों के लिए 1 साल की छुट्टी लागू थी। सरकार का कहना है कि महिला कर्मचारियों से जुड़े इन फैसलों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा की तैयारी के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। ओडिशा में भीषण बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। सरकार के मुताबिक राज्य के कई जिलों में बाढ़ का असर है और करीब 13 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। वहीं लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज समेत कई जिलों में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। NDRF और फायर सर्विस की टीमें भी तैनात की गई है। करीब 550 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां प्रभावित लोगों को भोजन, पीने का पानी और जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ओडिशा सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसमें किसानों की फसल, पशुधन, मछली पालन और आजीविका को हुआ नुकसान के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है। किसानों को बीज और कृषि सामग्री उपलब्ध कराने की भी तैयारी है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने और के निर्देश दिए हैं। मेडिकल टीमें प्रभावित इलाकों में निगरानी कर रही है और पानी से होने वाली बीमारियों के साथ सांप के काटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए जरूरी दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है।
पानी उतरने के बाद नुकसान का विस्तृत आंकलन होगा और जरूरत पड़ने पर राहत पैकेज भी बढ़ाया जा सकता है। 10 सूत्री की एक विशेष पैकेज हमने घोषणा की है। इसके लिए 1000 करोड़ हमने बंदोबस्त भी किए हैं, सहित 2 हेक्टेयर तक गैर संचित क्षेत्रों में नॉन इरिगेटेड 8,500 रुपया, सिंचित यानी इरिगेटेड क्षेत्रों में प्रति हेक्टर 17,000 रुपया और सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए प्रति हेक्टर 22,500 रुपया कृषि इनपुट सब्सिडी इसी क्षेत्रों में और किसानों को, क्षतिग्रस्त लोगों को दिया जाएगा। केरल के एक प्रोफेशनल बाइक स्टंट कलाकार शनीद ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए अनोखा मिशन शुरू किया है। शनीद बिना अगले पहिए वाली साइकिल के करीब 11,000 किलोमीटर की यात्रा कर नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर निकले हैं। शनीद के मुताबिक इस सफर का मकसद कोई रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि खासकर युवाओं को नशे से दूर रखने का संदेश देना है। वह लोगों को बताना चाहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नशे का नहीं, बल्कि हुनर, मेहनत और जुनून का सहारा लेना चाहिए। बिना अगले पहिए की साइकिल चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। शनीद को इस तरह साइकिल चलाने का करीब 12 साल का अनुभव है। वह आमतौर पर रोजाना 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और अब तक 7,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पूरा कर चुके हैं। इससे पहले शनीद इसी साइकिल से केरल से कश्मीर तक की यात्रा कर चुके हैं। अब उनका लक्ष्य नेपाल और फिर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना है। उनका कहना है कि अगर उनकी इस यात्रा से सिर्फ एक व्यक्ति भी नशे से दूर रहने का फैसला करता है तो ये उनके मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में नगर निगम के स्वर्ण नसबंदी अभियान को लेकर अनोखा विरोध सामने आया है। जन सुनवाई में एक फरियादी डॉग का मास्क पहनकर पहुंचा और नसबंदी के नाम पर कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौड़ का दावा है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन जमीन पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामले में कागजों पर नसबंदी दिखाकर सरकारी राशि खर्च की गई है। प्रदर्शनकारी ने डॉग का मास्क पहनकर सवाल उठाया कि अगर नसबंदी अभियान सही तरीके से चलाया गया तो शहर में आवारा कुत्तों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है और कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती क्यों नजर आ रही है। इस बात को प्रतीकात्मक तरीके से दिखाने के लिए यह अनोखा विरोध किया गया है। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने पूरे अभियान की निष्पक्ष जांच और सरकारी खर्च का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। हालांकि लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। मेरे पास है ना, ये पढ़ो ना, क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको कहीं शिफ्ट करना चाहिए। करा आपने? सब वैक्सीनेशन हो रहा है। इनको यही नहीं पता भैया, बधियाकरण बंद है। सब है, चाहिए बंद है, देख लो, बंद है। अभी चलेंगे अपन वहाँ शेल्टर हाउस। झूठ बोलने की सीमा होती है, तुम तो सीमा पार कर गए। वैक्सीनेशन और ये सब हो तो रहा फिर है। तो संख्या, ये खुद कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, अब जबकि इसकी बधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है बेचारा, कहाँ से पालेगा? एक बच्चा पढ़ने जाता कितना खर्चा? शिकायत ही करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा उस कंपनी के खिलाफ। 6 बच्चे हो गए। 6 बच्चे। बिहार के नालंदा से मिड डे मील में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। नूरसराय के पारसी मिडिल स्कूल में बच्चों ने खाने में नमक मांगा, लेकिन कथित तौर पर गलती से नमक की जगह सर्फ परोस दिया गया। खाना खाने के बाद करीब 40 छात्राएं बीमार हो गई। सभी बच्चों को तुरंत बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में परिजनों की भीड़ जुट गई और कुछ ही देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हाल जाना।
उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को बेहतर इलाज के निर्देश दिए और कहा कि मामले की जांच कर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नालंदा के सिविल सर्जन ने बताया कि सभी बच्चों का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है और फिलहाल किसी की भी हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और देखते हैं आगे क्या निकलता है। गुजरात के भावनगर के उखला गांव के वाड़ी इलाके से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। कुएं में गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वाड़ी इलाके में करीब 11 लोग कथित तौर पर जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान पुलिस रेड की खबर फैलने पर सभी वहां से भागने लगे। बताया जा रहा है कि भागने की कोशिश में 3 युवक कुएं में ही गिर गए। हादसे में राहुल, पोपट भाई चौहान, नीलेश डाबी और अजीत सिंह की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि मामले में विवाद भी सामने आया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और वर्तेज पुलिस ने किसी तरह की रेड से इनकार किया है। वहीं मृतकों के परिवारों का दावा है कि यह हादसा पुलिस कार्रवाई के दौरान भागने की कोशिश में हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटनास्थल पर वास्तव में क्या हुआ था और 3 युवक कुएं में किन परिस्थितियों में गिरे। इलाके में राजकोट एसओजी ने मिलावटी खाद्य तेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने मुरलीधर प्रोटीन्स नाम की फार्म पर छापा मार कर करीब 2985 किलो संदिग्ध खाद्य तेल जब्त कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि फार्म में घटिया और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य तेल का कारोबार किया जा रहा है। इसके बाद एसओजी की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में तेल अपने कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग को भी सूचना दी गई। जब्त किए गए तेल के सैंपल की भी जांच की जा रही है और उसे लैब में भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि तेल में किस तरह की मिलावट की गई थी। फिलहाल पुलिस फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है और यह जांच की जा रही है कि संदिग्ध तेल कहां से लाया गया था और इसके और कितने ठिकाने हैं और कहां ये सप्लाई किया जाना था। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।